हे गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में। ठीक, तो देखो इसके पहले वाला जो चैप्टर है यानी एल्कोहल चैप्टर जो है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर से। ठीक, जिन्होंने एल्कोहल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में। तो ईथर क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो है गाइस, दिस अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो ये जो ईथर है इसको सबसे पहले रेमंड लली, ठीक, एक वैज्ञानिक का नाम था रेमंड लली। ठीक, उन्होंने क्या किया था, एल्कोहल लिया था। एल्कोहल आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देख लेना इसके पहले वाले। ठीक, अब देखो रेमंड लली ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एल्कोहल लिया और एल्कोहल की क्रिया मतलब एल्कोहल को H2SO4 के साथ इसकी क्रिया करा दिया। ठीक, मतलब क्या किया, एल्कोहल लिया और उसके बाद उसमें H2SO4 डाल दिया और डालने के बाद फिर उन्होंने जब इसकी क्रिया यानी कराया, डाल दिया मतलब क्रिया कराया, तो फिर क्या हुआ, उनको एक नया यौगिक मिला और उस यौगिक का नाम इन्होंने ईथर कहा। ठीक, मतलब रेमंड लली ने उसको ईथर बोला। ठीक, तो यहीं से ईथर बना है। ठीक, तो देखो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। ठीक, ऑयल ऑफ विट्रियोल यहाँ पर मैं लिख दूँ। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं विट्रियोल। ठीक, ये होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी H2SO4 को बोला जाता है। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईथर जो होता है यानी कि ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन होता है, ठीक, इसके दोनों ओर जो एल्किल समूह लगे होते हैं तो इसको बोला जाता है ईथर। ठीक, तो ईथर का सूत्र यही होता है, जब आपसे सूत्र पूछा जाए तो आप सूत्र क्या बताएंगे, ROR। ठीक, ये होता है ईथर। तो यानी ईथर की पहचान क्या होती है कि ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड पर एल्किल समूह जुड़े होते हैं। ठीक, यानी इधर भी और इधर भी। ठीक, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ईथर की परिभाषा में बताओ, मतलब ईथर को आप कैसे परिभाषित करोगे। ठीक, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईथर क्या होता है या इसकी परिभाषा लिखिए तो आप इसको कैसे बताएंगे। देखो इसको बताने के लिए आप बहुत आसान है, देखो इसकी डेफिनेशन आप इसके सूत्र से ही बना सकते हो। ठीक, कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। अगर कोई भी यौगिक हो, ठीक, कोई भी यौगिक हो, अगर उसके यौगिक में आपको कार्बन और हाइड्रोजन अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब वो कार्बनिक यौगिक है। ठीक, उस यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो यानी कि एल्किल, एल्किल क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद डेफिनेशन बताते हैं कैसे आपको बनाना है। ठीक, देखो एल्किल क्या होते हैं, एल्किल जिनको पता है तो पता है, जिनको नहीं पता तो फिर वो जान ले। ठीक, देखो एल्किल क्या होते हैं, आर को एल्किल बोला जाता है। ठीक, ये जो आर है ये एल्किल होता है। एल्किल क्या होते हैं, देखो जैसे CH3 हो गया, उसके बाद C2H5 हो गया, इसी तरीके से आप बोल सकते हो C3H7 बोल सकते हो। ठीक, देखो एल्किल का जो सूत्र होता है, सूत्र मैं आपको बता दूं, देखो CnH2n+1। ठीक, n के जगह पर अगर एक रखोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, मिथिल मिलेगा। फिर दूसरा अगर दो रखोगे n के जगह पर तो आपको एथिल मिलेगा। तीन रखोगे तो आपको प्रोपिल मिलेगा। ठीक, इस तरह से पेंटिल, हेक्सिल, इसी तरह से सब एल्किल होते हैं। ठीक, इस सूत्र पर यानी कि n के स्थान पर कुछ भी रखते जाओगे तो जो यौगिक आपको मिलेगा वो एल्किल मिलेगा। ठीक, एल्किल होते हैं। आप समझो यानी कि देखो एल्किल मतलब देखो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, मतलब कि ये जो यौगिक है आपका ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे बताओगे, देखो इसकी परिभाषा आप कैसे बताओगे, जैसे आज ईथर पूछा गया कि ईथर की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा आप ऐसे बताओगे कि ऐसा कार्बनिक पदार्थ या ऐसा या फिर आप बोल सकते हो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी 2 संयोजकता होती है। ठीक, तो इसलिए ऑक्सीजन को हम द्विसंयोजक ऑक्सीजन भी कहते हैं। ठीक, ये सब चीजें समझ लो। ठीक, तो इसको हम परिभाषा ऐसे बताएंगे, वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु 2 एल्किल समूहों से जुड़ा रहता है, ईथर कहलाता है। यानी वो कार्बनिक पदार्थ जिनमें त्रिसंयोजक ऑक्सीजन 2 एल्किल समूहों से जुड़ा रहता है, ईथर कहलाता है। फिर से बताएं, यानी कि वो कार्बनिक पदार्थ जिनमें द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु 2 एल्किल समूहों से जुड़ा रहता है, ईथर कहलाता है। ठीक, तो ये ईथर की परिभाषा बता सकते हो। ठीक, ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो किसी भी चीज का एल्किल व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि जल है,
जल का एल्किल व्युत्पन्न क्यों कहा जाता है, देखो इसको समझो। देखो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक, ये होता है जल, ठीक। अब यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ना, तो यहाँ पर इसको हम HOH ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, जल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे HOH, ठीक। अगर यहाँ से इस यानी इस हाइड्रोजन को हटा दें और इसके जगह पर एक एल्किल जोड़ दें, ठीक, इस हाइड्रोजन को भी हटाकर हम एक एल्किल जोड़ दें, ठीक। देखो मान लो कि मैंने देखो यहाँ पर यानी इस हाइड्रोजन को हटाया, एक एल्किल जोड़ दिया, उसके बाद ये O है, ठीक, इसको भी हटाकर एक एल्किल जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ईथर बन गया, ठीक। ये यानी कि ईथर किससे उत्पन्न हुआ, जल से उत्पन्न हुआ, ठीक। तो जल से उत्पन्न होने के कारण इसको यानी इसका व्युत्पन्न मानेंगे, ठीक। व्युत्पन्न का मतलब किससे उत्पन्न हुआ, तो जल से उत्पन्न हुआ, ठीक। देखो यहाँ पर इसको यानी कि, और यहाँ पर देखो डाई एल्किल व्युत्पन्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो यानी कि यहाँ पर 2 एल्किल से उत्पन्न हुआ ना, ठीक। तो जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न होता है, ठीक, ईथर जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी होता है, ठीक। ये थोड़ी सी ईथर के बारे में जानकारी थी। चलिए अब समझते हैं कि ईथर का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर का वर्गीकरण, ठीक। अब देखो ईथर का वर्गीकरण क्या होता है, तो बेसिकली ईथर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पर ये जो एल्किल हैं, ठीक, यहाँ पर समझ लो, देखो यानी इसका सूत्र क्या है, ROR, ठीक। अब यहाँ पर ये जो एल्किल है, हो सकता है कि इधर भी आप CH3 लगा दो, हो सकता है, देखो R के जगह कोई भी एल्किल रख सकते हो भाई, CH3 भी रख सकते हो, C2H5 भी रख सकते हो, C3H7 भी रख सकते हो, ठीक। मान लो हमारा मन हुआ, हमने इधर भी CH3 रख दिया, इधर भी CH3 लिख दिया, ठीक। हो सकता है कि हम इधर भी लिख दें CH3, उधर भी लिख दें, क्यों, क्योंकि दोनों एल्किल हैं, ठीक। तो इसमें तो कोई प्रतिबंध है नहीं, ठीक। या फिर हमारा मन किया इधर हम CH3 लिख दें और इस तरफ यानी इस तरफ हम लिख दें C2H5, देखो C2H5 भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, ठीक। तो ईथर अगर हम देखें तो ईथर 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो दोनों तरफ एल्किल समान होती है या फिर अलग अलग होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम ईथर को देखो यानी कि इस प्रकार के, जब इस प्रकार के यौगिक होंगे दोनों तरफ आपको यानी एल्किल समान होगा तो उसको हम सम्मित बोलेंगे, और इस तरह के यौगिक अगर आपको जब मिलेंगे तो उसको बोलेंगे असम्मित। अभी मैं आपको सब याद करा दे रहा हूँ, ठीक। देखो सम्मित का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको सब याद करा रहे हैं। देखो एक होता है सम्मित, एक होता है असम्मित, ठीक। तो यानी कि ईथर 2 प्रकार के होते हैं, एक असम्मित ईथर, एक सम्मित ईथर, ठीक। असम्मित ईथर को हम इसको मिश्रित, ठीक, ये मिश्रण नहीं मिश्रित है, ठीक। तो मिश्रित ईथर भी बोलते हैं और इसको सरल ईथर भी बोलते हैं, ठीक। तो देखो चाहे आप सम्मित ईथर कहो या सरल ईथर कहो, और उसके बाद इधर जो होता है यानी दूसरा जो होता है वो असम्मित ईथर कहो या मिश्रित ईथर कहो, ठीक। तो दोनों इनके नाम होते हैं। अब देखो यहाँ पर सम्मित, देखो सम्मित का मतलब समझो पहले, सम्मित कौन सी ईथर होते हैं। देखो सम का मतलब होता है समान और मित का मतलब होता है भुजा। अब देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के दोनों हाथ हैं, ठीक। एक हाथ ये हो गया, एक हाथ ये हो गया, ठीक। जैसे आप खड़े हो जाते हो अपना हाथ फैलाकर दोनों तरफ, तो इसी तरह से ऑक्सीजन की एक हाथ ये हो गया, एक हाथ ये हो गया, ठीक। भुजा जिसको बोल सकते हो, ठीक। तो अब देखो सम का मतलब समान, मित का मतलब भुजा, तो जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो, ठीक, उसको बोलते हैं, समान हो तो उसको बोलते हैं सम्मित ईथर। समझ रहे हो ना। देखो अब सम्मित ईथर क्या होते हैं, इधर भी R तो इधर भी वही एल्किल हो, मतलब अगर इधर CH3 हो तो इधर भी CH3 हो, ठीक। तो इस प्रकार के यौगिक को यानी इस प्रकार के ईथर को हम बोलेंगे सम्मित ईथर, ठीक। और असम्मित ईथर क्या होते हैं, देखो किसी भी शब्द के आगे अगर आ लग जाता है तो मतलब हो जाता है वो उसका विरोधी शब्द बन जाता है, ठीक। देखो असम्मित ईथर का मतलब होता है, देखो असम का मतलब होता है असमान, मित का मतलब भुजा, तो जिसकी दोनों भुजाएं यानी ऑक्सीजन की अगर दोनों भुजाएं असमान हो, अलग अलग हो, तो उसको बोलेंगे असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर, ठीक। यहाँ पर अलग अलग लिख के लिए यहाँ पर डैश लगा दिया, ठीक। देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल सम्मित ईथर में जैसे कि CH3 हो गया, O हो गया, और इधर भी CH3 होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पर C2H5 लिया तो इधर भी C2H5 ही होना चाहिए, ठीक। जैसे कि C2H5 और ये हो गया C2H5, ठीक। ये सब
असम्मित ईथर होते हैं, सॉरी सम्मित ईथर होते हैं। तो सम्मित का मतलब समझ रहे हो ना, सम मतलब समान, मित मतलब भुजाएं, तो जिसकी दोनों भुजाएं समान हो, मतलब इधर भी CH3 तो इधर भी CH3 हो, इधर अगर C2H5 है तो इधर भी C2H5 होना चाहिए, ठीक। एल्किल की जगह कोई भी एल्किल हो सकता है, चाहे CH3 रखो, C2 इसको रखो, कोई भी रखो, ठीक, कोई भी एल्किल यानी रख सकते हो आप, ठीक। और इधर क्या होता है, असम्मित ईथर में क्या होता है, इधर CH3 तो इधर दूसरा होगा, ठीक, इधर मान लो C2H5 हो गया, ठीक। या फिर मान लो मैंने इधर C2H5 रखा तो इधर हम रख देंगे C3H7, ठीक। तो इस तरीके से मतलब कि दोनों भुजाएं इसमें अलग अलग होती हैं, और यानी कि सम्मित में क्या होता है, समान होता है, ठीक। तो याद कैसे रखना है मैंने आपको बता दिया, ये ट्रिक है, ठीक। आप इस तरीके से ईथर का वर्गीकरण कर सकते हो। तो ये ईथर दो प्रकार के होते हैं, समझ गए ना। अच्छा, अब इसके बाद हम समझते हैं कि अच्छा ईथर तो पढ़ लिया कि ईथर दो प्रकार के होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। अब इनका हम नाम कैसे बताएंगे, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग इसका नामकरण, ठीक। नामकरण में समझेंगे कि इसका सामान्य नाम कैसे बताएं और इसका IUPAC नाम कैसे बताएं, ठीक। देखो, यानी इन्हीं ये जो यौगिक अपने पढ़े हैं, ईथर जो पढ़े हैं, इनका नाम कैसे बताओगे इसके बारे में चलिए जानते हैं, ठीक। देखो, सामान्य पद यानी साधारण पद्धति में इनका नाम भी दो तरीके से लिया जाता है, या तो साधारण पद्धति और एक होता है IUPAC पद्धति, ठीक। अब देखो साधारण पद्धति में जैसे कि देखो सबसे पहले दो प्रकार की ईथर ना, तो यानी कि सम्मित ईथर की तरह बताते हैं। देखो, अगर कोई सम्मित ईथर है तो इसका नाम कैसे बताओगे, ठीक। जैसे कि सम्मित ईथर में जैसे मान लो मैंने ले लिया ये वाला, ठीक, पहले ले लिया, ठीक, CH3OCH3, ठीक। अब इसका नाम कैसे बताएंगे हम, देखो अगर इसका साधारण नाम बताना है तो देखो यहाँ पर कितने एल्किल हैं, एक एल्किल ये हो गया, दूसरा एल्किल ये हो गया, ठीक। तो इसका नाम हम कैसे बताएंगे, डाई एल्किल। देखो केमिस्ट्री में अगर कोई चीज़ एक है तो उसको मोनो बोलेंगे, कोई चीज़ दो है तो उसको डाई बोलेंगे, कोई चीज़ तीन है उसको ट्राई बोलेंगे, ठीक, और कोई चीज़ चार है तो टेट्रा बोलेंगे, इसी तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर दो एल्किल हैं, ठीक, दो एल्किल हैं तो इसको हम बोलेंगे डाई एल्किल। और उसके बाद ओ क्या होता है, वो होता है इथरल ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन जो होता है ये ईथर का क्रियात्मक समूह होता है, ठीक। तो इसको बोलेंगे ईथर, तो क्या बोलेंगे, डाई एल्किल ईथर। अब देखो एल्किल के स्थान पर यहाँ पर क्या है, मिथिल, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे डाई, उसके बाद बोलेंगे मिथिल और ये ईथर, ठीक। इसको हिंदी में लिख दें, डाई मिथिल ईथर। देखो इंग्लिश में इसको जो यानी कि हिंदी में तो इसको मेथिल लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं डाई मेथाइल ईथर, मेथाइल इसको पढ़ते हैं, ठीक, हिंदी में मेथिल बोलते हैं, ठीक, समझ रहे हो ना। देखो सम्मित ईथर कैसे, इसका सम्मित ईथर हो तो इसका नाम कैसे बताओगे, डाई लगाकर, डाई, और यहाँ पर देखो मिथिल दोनों तरफ ना, तो डाई मिथिल ईथर। जैसे कि मान लो यहाँ पर हो CH ये होगा, ठीक, मान लो एल्किल लगा हो दोनों तरफ, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, कितने एल्किल हैं, दो एल्किल, तो डाई, उसके बाद क्या है एल्किल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्किल, ठीक। एल्किल के स्थान पर एथिल है तो यहाँ पर लिखेंगे हम एथिल, उसके बाद ईथर, ठीक। समझ रहे हो ना कैसे नाम बताना है। अगर दो चीज लिखे हैं तो दोनों तरफ अगर सेम है तो उसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर। अगर एथिल है तो इथिल लिखेंगे, मिथिल है तो मेथिल लिखेंगे, तो डाई लगाकर बताया जाता है, ठीक। ये साधारण पद्धति में होता है, ठीक। अगर इसी चीज़ को हम मान लो हमें अगर IUPAC नाम इसका बताना हो तो IUPAC नाम बताने के लिए हम क्या बताते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक, एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक। अब देखो यहाँ पर एल्कॉक्सी किसको बोलेंगे, जो कम कार्बन वाला होता है उसको एल्कॉक्सी बोलेंगे, और एल्केन बोलेंगे जो बड़ा कार्बन वाला होता है, ठीक, जो बड़ा कार्बन वाला होता है, और ये छोटा कार्बन वाला, ठीक। जो छोटा कार्बन वाला हो उसको एल्कॉक्सी बोलेंगे और बड़े कार्बन वाले को एल्केन बोलेंगे, ठीक। मैं आपको भी समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो यानी कि सम्मित ईथर में तो ठीक है, देखो इसका पहले IUPAC नाम समझो, जैसे कि साधारण नाम तो आप समझ गए ना। अब इसके बाद मान लो इसका IUPAC नाम हमें बताना हो तो इसका IUPAC नाम कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर छोटा बड़ा तो कोई है नहीं, दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो चाहे जिसको, देखो एक को, देखो मान लो कि हमने इसको एक साथ ले लिया तो इसको पढ़ेंगे मेथॉक्सी, इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, ठीक। उसके बाद ये क्या बचा है,
एक, यानी देखो एक कार्बन के लिए मेथेन, ठीक, तो मेथॉक्सी मेथेन, ठीक। उसके बाद मान लो C2H5O C2H5 है, इसका नाम कैसे बताओगे, इसको बोलेंगे एल्कोक्सी एल्केन, ठीक, एल्कोक्सी एल्केन बोलेंगे, ठीक। तो सम्मित ईथर का IUPAC नाम कैसे बताया जाता है, समझ गए ना। और कैसे साधारण नाम क्या होता है, साधारण नाम में अगर 2 मेथिल लगे हैं तो डाई मेथिल बोलेंगे, 2 एथिल लगे हैं तो डाई एथिल ईथर बोलेंगे, ठीक। और इनका अगर IUPAC नाम बताना हो तो एक को बोलेंगे ऑक्सी लगाकर और दूसरे को एन लगाकर, ठीक। जिससे यहाँ पर इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, अगर यानी कि एक कार्बन वाला है तो मेथ बोला जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, यानी कि आपको मेथ के बाद ऑक्सी जोड़ देना है, ठीक। और दूसरे में जो बड़ा कार्बन वाला हो उसको एथेन, जैसे दोनों यहाँ पर सेम है, यानी ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, वही है, तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी मेथेन, इसको बोलेंगे एथॉक्सी एथेन, ठीक। अब इसके बाद समझते हैं कि असम्मित ईथर का साधारण नाम और IUPAC नाम कैसे बताएंगे। तो देखो, अब जैसे कि मान लो आपको असम्मित ईथर मिल गया, ठीक, उसका नाम कैसे बताओगे, असम्मित ईथर, ठीक। अब असम्मित ईथर में जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो आ गया इधर CH3 और इधर लिखा है C2H5, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक। अगर आपको IUPAC नाम, देखो सबसे पहले आपको साधारण नाम बताते हैं, हम IUPAC बाद में बताएंगे, ठीक। देखो साधारण नाम में कैसे बताना है, साधारण नाम में आपको देखना है ABCD, ठीक, ABCD के हिसाब से आपको देखना है, ABCD, ठीक, ABCD के हिसाब से देखना है, ठीक। जैसे इसको बोलेंगे मिथिल, इसको बोलेंगे एथिल, तो देखो पहला क्या है, मिथिल है, और एक ये क्या है, एथिल है, ठीक। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, पहले ABCD में क्रम से अगर देखें तो पहले E आता है कि M आता है, पहले E आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो M बाद में आता है तो लिखेंगे मेथिल या मेथाइल, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बताएंगे, ईथर, ठीक। तो इसका ये सिंपल नाम है, यानी साधारण नाम है, तो साधारण नाम कैसे बताएंगे, एथिल मेथिल ईथर, ठीक, ये हो गया इसका साधारण नाम। और जैसे कि मान लो कि C2H5 हो और इधर लिखा हो C3H7 हो, ठीक, तो इसका नाम कैसे बताएंगे, देखो ये है प्रोपिल, ये है मेथिल, तो देखो पहले M आता है या P आता है, पहले M आता है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये क्या है, एथिल है, ठीक। तो देखो एथिल है तो इसका नाम क्या बताएंगे हम, एथिल, यानी E पहले आता है, फिर होता है प्रोपिल, यानी P बाद में आता है तो प्रोपिल, ठीक, यानी PYL, ठीक, प्रोपिल हो गया। और उसके बाद ईथर जोड़ देंगे, ठीक। ये इसका साधारण नाम ऐसे लिखा जाता है, ठीक। समझ रहे हैं कैसे आपको बताना है। या फिर देखो एथिल मेथिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर, ठीक। अब इसी तरह से इसका साधारण नाम तो ऐसे बताना है, ठीक, यानी कि आपको देखना है ABCD के हिसाब से चलना है, ठीक। तो अगर 2 हों यानी अलग अलग हों तो उसमें ABCD देखना है, ABCD के हिसाब से कौन से पहले लिखना है, किसी को बाद में लिखना है, आपको ये देखना है, ठीक। ये मत सोचना कि इधर मेथिल पहले लिखा है तो मेथिल लिखेंगे, इधर एथिल बाद में लिखा है तो एथिल को बाद में लिखेंगे, ठीक, ऐसा नहीं है। ABCD के हिसाब से देखना, जिसका ABCD पहले आए, अक्षर पहले आए उसको पहले लिखना है, चाहे उसको बाद में यहाँ पर सूत्र में भले ही उसको बाद में लिखा गया है, ठीक, उससे नहीं मतलब, नाम तो आपको ABCD देख कर ही लिखना है, ठीक। अब ये होता है साधारण पद्धति, ठीक। अब हम इसको बताएंगे आपको IUPAC पद्धति में कैसे इसका नाम बताएं, ठीक। IUPAC पद्धति में देखो, IUPAC पद्धति में इसका नाम कैसे बताओगे, जैसे कि मान लो ये है, ठीक, इसका नाम कैसे बताओगे, तो IUPAC पद्धति में हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, एक को यानी एक के पीछे ऑक्सी लगा देते हैं और उसके बाद एल्केन लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो याद रखना है आपको, फिर से या बताते हैं, देखो जो छोटा कार्बन वाला हो उसको उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, बड़े कार्बन वाले को एल्केन लिखेंगे, ठीक। जैसे कि देखो यहाँ पर इसका कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, तो बड़ा कार्बन कौन हुआ, ये, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो ये बड़ा कार्बन है, और ये इसमें 1 कार्बन है तो ये छोटा कार्बन है, ठीक, छोटा कार्बन वाला है, ठीक। तो जो एल्किल छोटा कार्बन वाला हो उसको उसमें हम ऑक्सी जोड़ेंगे, और उसके बाद जो बड़ा कार्बन वाला एल्केन है, ठीक, उसमें उसको एल्केन नाम देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखो
मेथ यहाँ पर छोटा है तो इसको बोलेंगे हम मेथॉक्सी, ठीक। और उसके बाद ये क्या है, एथेन। तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक। और जैसे कि मान लो C2H5O3H7, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन ये छोटा है, इसमें 3 कार्बन है, बड़ा है, तो छोटा वाला इसको इसके साथ जोड़ देंगे यानी ऑक्सी इसमें लगा देंगे, ठीक। तो इसका नाम क्या है, एथ है। एथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो एथॉक्सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोप। उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इनमें लगा है तो एन प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक। तो जो छोटा वाला हो उसके साथ में ऑक्सी जोड़ेंगे और एल्केन बताएंगे जो बड़ा वाला हो, ठीक। बड़ा वाला यानी जो एल्किल हो, ठीक। तो इस तरह से एथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से असम्मित ईथर का हम IUPAC नाम बताते हैं, ठीक। एक चीज़ और बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका एथिल लिखा हुआ है, ठीक। तो देखो एथिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो आप घबराना ना, ठीक। आप उसको जान जाना कि ये एथिल ही है, ठीक। एथिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए, उसके बाद 3 हाइड्रोजन, ये 2 ये, तो ये होगा 5 हाइड्रोजन, ठीक। तो यानी कि एथिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो प्रोपिल है, प्रोपिल, इस प्रोपिल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं CH3 और उसके बाद हो गया CH2 और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे CH2, ठीक। देखो 1 2 3 3 कार्बन हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7, ठीक। यानी 7 हाइड्रोजन है, ठीक। समझ गए ना। यानी प्रोपिल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एथिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको मिल जाए तो आप घबराना ना, ठीक। समझ जाना यही है, ठीक। देखो जब सम्मित ईथर हो, जब दोनों तरफ यानी सेम हो एल्किल, तो वहाँ पर उसको बोलेंगे हम, देखो 2 यहाँ पर मेथिल है तो डाई मेथिल ईथर बोलेंगे इसको, ठीक। इसी तरह से डाई एथिल है तो यहाँ पर डाई एथिल ईथर बोलेंगे। और उसके बाद इनका IUPAC नाम अगर हमें बताना है तो ऑक्सी हम जोड़ेंगे छोटे वाले में और जो बड़ा वाला हो उसको एल्केन बोलेंगे, ठीक। जिससे यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो इसमें मेथॉक्सी, किसी को भी ऑक्सी जोड़ सकते हो किसी के पीछे भी, ठीक। तो यहाँ पर मेथॉक्सी मेथेन बोला और इसको एथॉक्सी एथेन बोला, ठीक। अब बात आता है असम्मित ईथर का। तो देखो असम्मित ईथर में अगर यहाँ पर आपको ABCD के हिसाब से देखना है, अल्फाबेटिकली यानी देखना है, ठीक। तो जो सबसे पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में, ठीक। जैसे यहाँ पर ई पहले आता है तो एथिल मिथिल ईथर, ठीक। तो एथिल मिथिल ईथर, ठीक। उसके बाद देखो ये एथिल है, ये प्रोपिल है, तो यहाँ पर एथिल पहले आता है तो एथिल लिख दिया, फिर उसके बाद प्रोपिल ईथर लिख दिया, ठीक। इनका IUPAC नाम भी बहुत आसान है, देखो कैसे, जैसे कि जो छोटा हो उसको एल्कॉक्सी बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे बड़े वाले को, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये हो गया मेथॉक्सी एथेन, देखो यहाँ पर ये छोटा है तो इसके साथ में ऑक्सी जोड़ दिया तो ये हो गया मेथॉक्सी और ये हो गया एथेन, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये छोटा है तो इसको बोलेंगे एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक। यहाँ पर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक, प्रोपेन हो गया, ठीक। समझ गए ना कैसे आपको इसका नाम बताना है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक होता है डाई मेथिल ईथर, ठीक। यानी कि डाई मेथिल ईथर है। उसके बाद इसी तरह से कई ईथर हैं, जैसे डाई एथिल ईथर हो गया, ठीक। डाई प्रोपिल ईथर इसी तरह से हो सकता है, ठीक। जैसे C3H7 उसके बाद C3H7 हो दोनों तरफ, यानी कि प्रोपिल हो तो इसको हम डाई प्रोपिल ईथर बोलेंगे। इसी तरह से डाई पेंटिल हो सकता है, डाई पेंटिल ईथर हो सकता है, डाई हेक्सिल ईथर हो सकता है, ठीक। कोई भी ईथर हो सकता है, समझ रहे हो ना डाई वाले। तो यानी कि देखो वैसे तो ईथर बहुत से हैं, समझ रहे हो ना, देखो कितने बहुत से ईथर इसी है, जो ईथर बना डालो, ठीक। तो बहुत से ईथर हैं, लेकिन इस चैप्टर में यानी कि जो क्लास 12 में जो सिलेबस में आपके है वो सिर्फ आपको एक ही ईथर पढ़ना है। इसके बारे में जो डिटेल स्टडी करना है वो सिर्फ आपको डाई एथिल ईथर के बारे में ही स्टडी करना है, ठीक। तो आपके सिलेबस में बस डाई एथिल ईथर ही है तो आपको डाई एथिल ईथर ही पढ़ना है, ठीक। तो ईथर चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, तो ईथर वाले चैप्टर में क्या करना है आपको, सिर्फ डाई एथिल ईथर के बारे में ही डिटेल पढ़ना है, ठीक।
तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो डाई एथिल ईथर क्या होता है, इसके बनाने की विधि क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, उपयोग क्या है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।